कि इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं फॉरेस्ट में प्रोडक्शन ज़्यादा लेने के लिए। तो जैसा कि इकोनॉमिक्स हमको बताता है, अर्थशास्त्र हमें क्या बोलता है कि हमारे पास साधन सीमित हैं और हमारी इच्छाएं या हमारी ज़रूरतें जो है असीमित है। तो सीमित साधनों का उपयोग हम कैसे करें ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से लाभ मिल सके। तो इकोनॉमिक्स में हम इसी की बात करते हैं। तो फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स का बोल रहा है कि ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल, यानी कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का इस्तेमाल जब हम फॉरेस्ट डिसीजन में करते हैं, यानी जंगल जो हम उगा रहे हैं उसमें हमको कब क्या करना है, कब कटाई करनी है, कब छटाई करनी है, कब उसमें फर्टिलाइजेशन देना है, कब थिनिंग करना है, कब वीडिंग करना है और कब हमको फॉरेस्ट लगाना है, कब काटना है। तो ये सारे डिसीजंस जो है जब हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल के आधार पर जो हम डिसीजन लेते हैं उसको फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स कहा गया है। तो इससे क्या होता है, एवरेज डिमांड सप्लाई को पता करने में हेल्प करता है, कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है। फ्यूचर का ट्रेंड हमको बताता है। इकोनॉमिक एनालिसिस अगर हम करेंगे तो हमको फ्यूचर ट्रेंड का भी पता चलेगा कि पास्ट में कैसा था, अभी कैसा है, आगे कैसा होगा। प्लानिंग और डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं कि भाई किस जगह में किस तरह का लकड़ी है, कहाँ पे ग्रोथ अच्छा हो रहा है, कहाँ पे ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो जहाँ ग्रोथ अच्छा हो रहा है वहाँ पर कितना रिसोर्स हम लगाएं, जहाँ पर अच्छा ग्रोथ नहीं है वो रिसोर्स वहाँ किधर लगाएं। रिसोर्स यानी कि हमारे पास जो लेबर है, इरिगेशन है या फर्टिलाइज़र है जो देना है, कहाँ कितना देना है, वो सब हम कैसे करें। तो हम प्लानिंग डेवलपमेंट करने में हमको मदद करेगा। इसके अलावा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में हमको मदद करता है। फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट ऑफ लैंड डिफरेंट पर्पस, कौन सा एरिया का लैंड हम किस पर्पस के लिए यूज़ करें, कहाँ हम फॉरेस्ट लगाएं, कहाँ हम ग्रास लैंड लगाएं। तो ये सब हमको इकोनॉमिक्स का सिद्धांतों का इस्तेमाल इस तरीके से हम करते हैं। फॉरेस्ट वैल्यूएशन एक टर्म है, ये बोलता है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का वैल्यू निकालना। कैसे निकालना, इसमें ज़मीन का भी वैल्यू लेते हैं प्लस ट्री का वैल्यू लेते हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो जंगल है और जो ज़मीन है उस ज़मीन का वैल्यू प्लस पेड़ का वैल्यू, इन दोनों का जब टोटल हम जो लेते हैं उसको फॉरेस्ट का वैल्यूएशन करना बोलते हैं। इसमें जो हम वैल्यू लेते हैं उसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट्स दोनों देखते हैं। टेंजिबल बेनिफिट्स, टेंजिबल मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, जैसे पेड़ है, जैसे उसका फल है, जैसे उसकी पत्तियां हैं, तो उन सब का बेनिफिट क्या बेनिफिट। और इनटेंजिबल बेनिफिट्स मतलब जो हमको ऐसी चीज़ें जिसको हम छू नहीं सकते। फॉर एग्जांपल शुद्ध हवा फॉरेस्ट से हमको मिल रही है, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी हो रही है, तो उन सबको हम इनटेंजिबल बेनिफिट्स बोलते हैं। तो हम वहाँ जब हम वैल्यू निकालते हैं तो टेंजिबल बेनिफिट्स को भी हम कंसिडर करते हैं और इनटेंजिबल बेनिफिट्स को भी कंसिडर करते हैं। और डिटरमाइन द कैपिटल वैल्यू, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर वैल्यू। कैपिटल वैल्यू हमारा जो पेड़ जंगल जो खड़ा है उसमें कि वो उसमें जो स्टैंड खड़ा है वो हमारे लिए कैपिटल है, वो हमारा मूलधन है। उसी से हमको प्रोडक्शन कल को मिलेगा जिसको हम बेच के पैसा कमाएंगे। तो कैपिटल का वैल्यू कितना है, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, किस रेट से कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि पेड़ की वृद्धि किस दर से हो रही है, और उससे हम फ्यूचर में कितना हमको मिलेगा, ये सब का हम पता लगाते हैं वैल्यूएशन में। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन क्या है, एक तो हम कॉस्ट निकालते हैं वैल्यू का, यानी कि वो जो जंगल है उसका कॉस्ट कितना है। कॉस्ट इन द सेंस कैसे, उसको रिप्लेस करेंगे तो कितना खर्चा आएगा, उसमें उस जंगल को अगर उतना जितना जंगल लगा हुआ है उतना जंगल हमको नया लगाना है तो कितना खर्चा आएगा, उससे हम कॉस्ट का वैल्यू बोलते हैं कि इतना इसका कॉस्ट इतना है। इनकम वैल्यू, उसमें से कितना इनकम हमको आ सकता है। और मार्केट वैल्यू यानी कि उसमें से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको बेच के हमको कितना पैसा मिलेगा। तो इन तीनों में सबसे अच्छा इंडिकेटर जो है ये होता है, मार्केट वैल्यू को सबसे अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। जंगल का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो मार्केट वैल्यू को लेना सबसे अच्छा है। सॉइल एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये बोलता है कि डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑल फ्यूचर रिटर्न्स माइनस डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर एक्सपेंसेस। मतलब हमको आज पेड़ उग रहा है, जंगल उग रहा है, 5 साल बाद हमको कटाई करने से उसमें से मिलेगा, तो 5 साल बाद जो पैसा मिलेगा वो आज की तारीख में उसकी कीमत कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी है। नॉर्मली क्या होता है कि समय के साथ पैसे की कीमत घटती जाती है। मतलब आज एक चीज़ जो हमको 10 रुपये में मिल रही है, आज से साल भर बाद शायद 12 रुपये में मिलेगी या 15 रुपये में मिलेगी। तो उसी चीज़ की कीमत अब 12 रुपये हो गई है और उसी चीज़ की कीमत आज 10 रुपये में मिल रही है। तो पैसे का वैल्यू घट गया है। जिस चीज़ के लिए आज हमको 10 रुपये देना पड़ रहा है
उसको कल हमको लेना है तो शायद 15 देना पड़ेगा। तो मतलब कीमत जो है घट गई है पैसे की, 50% से घट गई है। तो आगे जो आज से इसलिए, और इसका मतलब ये है कि जो चीज़ का वैल्यू आज से 5 साल बाद हमको कोई 10 लाख वैल्यू बता रहा है, वो शायद आज की तारीख में उसका कीमत 15 लाख है। तो फ्यूचर इसको डिस्काउंट करना बोलते हैं। फ्यूचर में जो वैल्यू मिलेगा उसका वैल्यू आज की तारीख में क्या होगा, ये जो निकालने का प्रोसेस है इसको डिस्काउंट करना बोलते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना फ्यूचर रिटर्न का मतलब आज से 10 साल 15 साल बाद जो कीमत मिलेगी उसकी कीमत आज एक्चुअली में क्या है उसको निकालना। इसी तरह से जो खर्चा होगा उसको भी आज में कन्वर्ट करना और दोनों का अंतर को देखना, उसको सॉइल एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं। चैपमैन कैलकुलेटेड द वैल्यू यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेशनशिप। चैपमैन ने वैल्यू इस तरह से वैल्यू निकाला था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जब हम ये जो निकालते हैं कि कल की कीमत क्या है, आज की कीमत क्या है, तो किस दर से पैसे का वो मूल्यन हो रहा है, पैसे का वैल्यू किस दर से घट रहा है, वो एक दर फिक्स करते हैं। और 10%, 12%, 15% जो दर एक निकाला जाता है, तो उस दर को चैपमैन ने वो जो है वो उस दर को यूज़ करके तो जब हम जंगल फॉरेस्ट में जब हम कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल यूज़ करके, तो हम ये वैल्यूज़ को ध्यान रखते हैं कि हम अभी जंगल का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, यानी कि एक जंगल लगा रहे हैं, आज से इतने साल में बाद ये तैयार होगा तो उसमें हमको कितना वैल्यू निकालेगा, तो आज की तारीख में उसकी कीमत कितनी है, ये सब कैलकुलेशन हम करते हैं। प्रोजेक्ट हम किसको बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जिसमें कि डेफिनेट स्टार्ट एंड एंड पॉइंट हो। मतलब हम अगर एक पर्टिकुलर एरिया में जंगल की शुरुआत कर रहे हैं तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं और कब ये ख़त्म होगा, किस डेट को हम काटेंगे, ये एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट फिक्स होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट हम कितना कर रहे हैं तो उसको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट का मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें हमारा एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट फिक्स है। तो जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए एक जंगल में हम एक पर्टिकुलर एरिया में जो कि फॉरेस्ट ख़त्म हो चुका है वहाँ पर फिर से नया फॉरेस्टेशन करना है, तो एक हमारे लिए प्रोजेक्ट हो गया कि हम लगाएंगे तो यहाँ पेड़ कैसे लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे, कैसे बड़ा होगा, कितने दिन में बड़ा होगा, फिर से हमको वहाँ से कितने दिन में मिलेगा। तो जब हम ये सब कर रहे हैं तो हम उसमें क्या क्या चीज़ देखते हैं, फिजिबिलिटी एनालिसिस देखते हैं कि वो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल है कि नहीं, मतलब वहाँ वो हो पाएगा कि नहीं। हम एक प्लान लिए हैं कि हम ये सब पेड़ इतना इतना एरिया में लगाएंगे, ये करेंगे, इतने दिन में लगाएंगे, इतने दिन में प्लांटेशन करेंगे, तो वो हो पाएगा कि नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये फिजिबल है कि नहीं है, मतलब वो संभव है कि नहीं है। दूसरा जो है फाइनेंशियल एनालिसिस, उसमें कितना खर्चा होगा और कितना उसमें से रिटर्न मिलेगा। तीसरा जो है टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब हमारे पास वो टेक्निक्स है कि नहीं करने के लिए, और जो टेक्निक्स अगर लगाएंगे तो उससे खर्चा कितना आएगा, उस टेक्निक को लगाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, कौन सा टेक्निक में कितना खर्चा पड़ेगा, किस तरीके का मेथड हम अप्लाई करेंगे, उसका कटिंग का मेथड, उसका प्रूनिंग का मेथड, थिनिंग का मेथड, फर्टिलाइजेशन का मेथड, कौन सा मेथड, कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे तो उसमें कितना उसमें फ़ायदा नुकसान क्या होगा। इसी तरीके से हम सोशल कॉस्ट बेनिफिट देखते हैं कि हर चीज़ का एक सोशल एंगल, जंगल में हमेशा एक सोशल एंगल है, मतलब हम जो ये सब कर रहे हैं पर उसमें सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो रहा है और सोसाइटी को क्या कीमत उसके लिए चुकानी पड़ रही है। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम जंगल डेवलप कर रहे हैं तो समाज को, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा, तो वो एक कॉस्ट है, और उसको फ़ायदा उसमें से क्या आएगा, तो ये कॉस्ट बेनिफिट हमेशा देखना पड़ता है। इसके अलावा हम प्रोजेक्ट में एक चीज़ देखते हैं कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, मतलब कितना खर्चा हो रहा है और फ़ायदा क्या हो रहा है। तो बेनिफिट टू कॉस्ट, मतलब ये जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो होता है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो बराबर होता है बेनिफिट और कॉस्ट, कितना खर्चा आ रहा है और फ़ायदा कितना हो रहा है। तो नेचुरली अगर फ़ायदा ज़्यादा है, ऊपर वाला ज़्यादा है, नीचे वाला कम है, तो ये बटा ये करेंगे तो ये 1 से ज़्यादा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर अगर 5 है, नीचे में 3 है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा।
तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो हमेशा अगर 1 से ज़्यादा है तो वो प्रोजेक्ट जो है सही है, वायबल है। अगर कम है तो वो प्रोजेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक टर्म यूज़ किया जाता है। तो प्रोजेक्ट इज़ वर्दी इफ़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिस दर से हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई आज इतना खर्चा हो रहा है, इससे हमको 5 साल बाद इतना रिटर्न मिलेगा, तो आज के हिसाब से कितना वो हुआ, ये सब जो कैलकुलेशन में हम जो रेट का इस्तेमाल करते हैं, वो रेट से अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो वो प्रोजेक्ट करने लायक है। तो सीधे सीधे हम कहें तो IRR अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट वायबल है, अदरवाइज़ नहीं है। तो जब हम बेनिफिट्स को देखते हैं, जंगल से हमको फ़ायदा क्या मिल रहा है, तो उसमें टेंजिबल बेनिफिट, इंटेंजिबल, दो तरह का देखते हैं। टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जैसे लकड़ी हुआ, फॉडर हुआ, फाइबर हुआ, फ्यूल हुआ, फूड हुआ, ऑयल है, रेजिन है, ड्रग्स है, जिसको हम छू सकते हैं, ये टेंजिबल है। और इंटेंजिबल में इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, वहाँ का वातावरण को कैसे शुद्ध कर रहा है या मिट्टी को कैसे सुधार रहा है, मिट्टी को कटाव को कैसे रोक रहा है, ये सब इंटेंजिबल बेनिफिट्स है। तो हमको दोनों को ध्यान में रखना है। कई बार सिर्फ टेंजिबल बेनिफिट्स देखने से नहीं होगा, साथ में इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी कितना है वो भी हमको देखना पड़ता है। प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब जंगल से जो हमको पैदावार मिल रही है उसको हम क्या हिसाब से बेचेंगे, तो ये सिंपल सप्लाई डिमांड के ऊपर निर्भर है। जितना सप्लाई अगर कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो रेट ज़्यादा हो जाएगा। और प्राइस स्प्रेड हम किसको बोलते हैं कि प्राइस डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर लेवल एंड कंज्यूमर लेवल। जो प्रोडक्शन जब हम कर रहे हैं, जंगल का प्रोडक्शन कर रहे हैं या जंगल की चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसमें हमको खर्चा कितना आ रहा है, और जब हम बेच रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं, इन दोनों का जो अंतर है उसको हम प्राइस स्प्रेड बोलते हैं। तो इसमें कई चीज़ें आ जाती है, जैसे प्रॉफिट भी आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और फिर उसको रख रखाव का खर्चा, ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ जाती है। सीधा सीधा है, एक फैक्ट्री में एक चीज़ बन रही है तो उसको बनने में कितना खर्चा रहा है, उसका एक इकाई बनाने में, यानी कि जैसे पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक फैक्ट्री में पेन बन रहा है तो एक पेन बनने में क्या खर्चा आ रहा है, और उसको जब हम बेच रहे हैं तो एक पेन को हम कितने में बेच रहे हैं, उन दोनों का जो अंतर है उसको प्राइस स्प्रेड बोला जाता है। तो ये जो दोनों का अंतर है, इसमें उसका पैकिंग का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसका स्टोरेज का खर्चा, उसका प्रॉफिट वगैरह, ये सब कुछ इसमें रहता है। तो स्प्रेड मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, उसमें बाकी चीज़ें भी आती हैं। इसके बाद हम जो देखेंगे वो है फॉरेस्ट लेजिस्लेशन यानी कि फॉर जंगल के लिए क्या कानून बनाए गए हैं। तो कानून हम किसको बोलते हैं, तो कानून का मतलब है कुछ ऐसे सिद्धांत जिनको बनाया गया है, जिसको अप्लाई किया जाता है बाय ए स्टेट, एक राज्य या देश के द्वारा, जो सिद्धांत कुछ बनाए गए हैं और उनका एप्लीकेशन किया जाता है किसके लिए, ताकि न्याय मिले लोगों को, तो उनको हम कानून बोलते हैं। तो जनरल कानून, नॉर्मल साधारण कानून हम किसको बोलते हैं, जो कि सबके ऊपर लागू होता है। स्पेशल लॉ ऐसा लॉ है जो किसी खास परिस्थिति में ही लागू होगा, जैसा फॉरेस्ट लॉ। तो फॉरेस्ट लॉ एक स्पेशल लॉ है जो कि स्पेसिफिक उद्देश्य से बनाया गया है और स्पेसिफिक कंडीशन में ही वो लागू होगा। कोई आम आदमी के ऊपर शहर में फॉरेस्ट लॉ लागू नहीं होगा। सिविल लॉ हम कौन से लॉ होते हैं, जो कि जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो कानून है वो उसको सिविल लॉ बोलते हैं। फॉरेस्ट लॉ जो है, जो कि फॉरेस्ट से संबंधित है, मतलब जंगल कैसे, जंगल में क्या होगा, जंगल में क्या नहीं होगा, कौन क्या कर पाएगा, इस तरह के कानून, क्या जंगल में हो सकता है, क्या नहीं अलाउ है, तो वो फॉरेस्ट लॉज हैं। तो हिस्ट्री अगर हम देखेंगे कि हमारे देश में फॉरेस्ट के जो कानून बने हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो हम देख लेंगे। जैसे 1865 में सबसे पहले इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है ये इनेक्ट हुआ। इसके बाद 1918 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को अमेंड किया गया। 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है इनेक्टेड हुआ। इसके बाद 72 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया। 76 में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। इस तरह से 80 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया। 91 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया गया। तो 72 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ, 91 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 2002 में अमेंडमेंट हुआ। इस तरह से 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को इंडिया ने साइन किया, मतलब वर्ल्ड लेवल पे एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया गया है जिसमें इंडिया भी उसमें शामिल हो गया उसको साइन करके।
और 2005 में एसटी बिल, शेड्यूल ट्राइब बिल एक लाया गया, जिसमें कि रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट, मतलब ट्राइब्स को जंगल में क्या अधिकार दिए जाएंगे वो इंट्रोड्यूस किया गया। इस तरह से 2006 में इसको फिर से पास किया गया, मतलब ये बनाया गया 2005 में और 2006 में ये पास करके कानून बन गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स से। अब कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स के बारे में हम देख लेंगे। जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में जो बना है, तो ये कानून जो है ये मेनली इन जंगल से संबंधित जो नियम कानून लागू होते हैं वो मेनली इसी में उसके बारे में बात किया गया है। तो जो फॉरेस्ट को लेके जो डील होता है वो मेनली इसी कानून के तहत डील होता है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, कोई भी एरिया को, कोई भी जंगल को या कोई भी वेस्टलैंड पड़ा हुआ जो जगह है उसको रिज़र्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकता है इस कानून के तहत। तो रिज़र्व फॉरेस्ट जो डिक्लेयर किया जाता है वो इस कानून के तहत किया जाता है। इसकी एक धारा है सेक्शन 3 जिसके तहत ये किया जाता है। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट कैन नोटिफाई एनी फॉरेस्ट लैंड एंड वेस्टलैंड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये इसी कानून के धारा 29 के तहत किया जाता है। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो एक्सटेंड होता है होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन जो है वो इस कानून के तहत आता है। डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर इनका ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है उसका अपॉइंटमेंट भी इसी कानून के तहत किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। जो हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जो जंगली जानवर है जिनके शिकार से संबंधित जो चीज़ें हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आती है कि अगर इसका शिकार करते हैं तो क्या उसमें सज़ा है, क्या कानून क्या है उसका, वो इस कानून के तहत आता है। और वाइल्ड लाइफ एनिमल को कैप्चर करना वो भी इस कानून के तहत आता है। कुछ कभी कभी वाइल्ड लाइफ के कुछ जंगल के कुछ एनिमल्स को कैप्चर करने का, पकड़ने का परमिशन दिया जाता है, वो इस कानून के तहत दिया जाता है। वो कब दिया जाएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जानवर ऐसा है जो कि ऐसा बीमार हो गया है कि अब वो बचना मुश्किल है तो उसको कैप्चर करके लाया जाता है। या कोई ऐसा जानवर है जिसको घायल हो गया है, वो अगर जंगल में खुला रहेगा तो उसके लिए ख़तरा है तो उसको पकड़ा जा सकता है। या कोई जानवर ऐसा हो गया है जो कि इंसान को हानि पहुंचा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइगर या इस तरह की चीज़, कभी मैन ईटर हो जाते हैं यानी कि आदमी को अटैक करने लगते हैं, तो उनको पकड़ने का परमिशन जो है इस कानून के तहत दिया जाता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में इसका परमिशन दिया जाता है, अदरवाइज़ नहीं। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें और कुछ चीज़ें उसमें देखेंगे हम। जैसे उसमें एक वर्ड आता है सैंक्चुअरी। सैंक्चुअरी हम किसको बोलेंगे? स्टेट गवर्नमेंट जो है सेक्शन 18 या 38 के तहत कोई पर्टिकुलर एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकता है इस कानून के तहत। डैमेज टू बाउंड्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, आप उसका जो बाउंड्री है उसको डैमेज नहीं कर सकते। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहता है, वो इसी कानून के तहत है कि जंगल के एरिया में एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड है, हर कोई नहीं हो सकता। ग्रेजिंग करना यानी कि वहाँ पे मवेशी चराना, वहाँ पे आग जलाना या फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन नष्ट करना या जंगल के एरिया के अंदर कोई फायर आर्म्स लेके, हथियार लेके घूमना, ये सब इस कानून के तहत रिस्ट्रिक्टेड है। इसी तरह नेशनल पार्क जो डिक्लेयर किया जाता है वो भी इसी कानून के तहत डिक्लेयर किया जाता है। अंडर सेक्शन 35 या 38 बाई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है अगर उसको लगता है कि हाँ ये नेशनल पार्क के जो मापदंड है वो एरिया पूरा कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस कानून के धारा 35 या 38 के तहत उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट 35A के तहत किसी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है इस कानून के तहत। इस तरह से गेम रिजर्व जो है बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 36, इस कानून के 36 धारा के अंतर्गत किसी पर्टिकुलर एरिया को गेम रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है। गेम रिजर्व मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे शिकार की अनुमति दी गई है, मतलब वहाँ पे कुछ एनिमल्स, अगर पर्टिकुलर खास तरह के एनिमल बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो उनको शिकार के लिए अनुमति उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ दिन के लिए दिया जाता है, तो उसको गेम रिजर्व बोला जाता है। एक्चुअली गेम शब्द का मतलब शिकार से है।
तो चैप्टर 4A जो है ये डील करता है सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में, यानी कि कहाँ पर जू बनेगा, कैसे बनेगा। इस का चैप्टर 5 जो है वो ट्रेड और कॉमर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को लेकर डील करता है, यानी कि वाइल्ड एनिमल की जो खरीद बिक्री फ़रोख्त होती है चोरी छुपे, उसका बारे में चैप्टर 5 में बात किया गया है। 2002 में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो सेट किया गया है अमेंडमेंट के द्वारा, और जिसका जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये सब इस एक्ट के तहत किया गया है। जो ट्राइबल एक्ट 2006 है उसमें ये बात किया गया है कि राइट टू होल्ड एंड लिव इन फॉरेस्ट लैंड, मतलब जो ट्राइबल होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उनको फॉरेस्ट एरिया में जो रहने का अनुमति दिया गया है वो इस ट्राइबल एक्ट के तहत दिया गया है। उनको कम्युनिटी राइट्स कुछ, जैसे निस्तार, जो निस्तारी तालाब वगैरह होता है जैसे हम गांव में जानते हैं, तो निस्तार मतलब कॉमन यूज़ का एरिया जो है उसका अधिकार इस कानून के तहत दिया गया है। उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसको कलेक्ट करना, उसका इस्तेमाल करने का अनुमति दिया गया है ट्राइबल एक्ट 2006 के तहत। कुछ दूसरे कम्युनिटी राइट्स दिए गए हैं, जैसे फ़िश या जंगल पानी से और जो चीज़ें मिलती हैं उनका उपयोग करना, और इसी तरह से जंगल के एरिया, कुछ एरिया को लीज़ देना, पट्टा देना, ये सब का अधिकार जो है इसी एक्ट के तहत दिया गया है। यहाँ हमें कंपैरिजन देखेंगे नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो नेशनल पार्क नॉर्मली हम पर्टिकुलर एनिमल के लिए करते हैं, नेशनल पार्क नॉर्मली एनिमल्स के लिए किया जाता है, और सेंचुरी में नॉर्मली दूसरे स्पीशीज़, दूसरी जातियाँ भी आती हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व में पूरा इकोसिस्टम, यानी कि वहाँ का पेड़ पौधा, वातावरण, नदी नाला, तालाब, सब कुछ उसके अंदर आता है, सबको बचाने की बात करता है। इसका साइज़ जो देखेंगे नॉर्मली 100 से 500 स्क्वायर किलोमीटर होता है, इसका भी इतना ही होता है। इसका साइज़ और बड़ा होता है, 5000 600 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है। टूरिज़्म जो है नेशनल पार्क में भी परमिटेड है, यहाँ भी परमिटेड है सेंचुरी में, पर बायोस्फीयर रिजर्व में टूरिज़्म जो है वो परमिटेड नहीं होता है। इसमें जीन पूल कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता है इन दोनों जगहों पर यहाँ पर कंजर्वेशन पर ध्यान दिया जाता है। इसमें नेशनल पार्क में फ्लोरा और फोना दोनों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, यानी कि जंगल को भी बचाना है और जानवर को भी बचाना है, लेकिन सेंचुरी में नॉर्मली सिर्फ जानवर के बचाने की बात करता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जिसको आप ध्यान रखेंगे कि जो सेंचुरी होता है उसमें नॉर्मली सिर्फ जानवर क्या या पक्षियों के बचाने की बात करता है, एनिमल्स की बचाने की बात करता है। यहाँ पे जंगल के प्रोटेक्शन के बारे में इतना बात नहीं करता है, लेकिन नेशनल पार्क जो है उसमें जंगल यानी कि पेड़ों को भी बचाने की बात करता है और साथ में एनिमल्स को भी बचाने की, वाइल्ड लाइफ को भी बचाने की बात करता है। तो इसमें दोनों इंक्लूडेड है, इसमें एक ही है। और सेंचुरी जो है इसमें रेस्ट्रिक्शंस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, इसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ परमिटेड होती हैं, गांव के लोग रह सकते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है नेशनल पार्क, या बिल्कुल इसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, इसके अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी, इसके अंदर घुसना सब परमिटेड बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके अंदर आपको जगह जगह पे गांव भी बसे मिलेंगे, पर यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये नेशनल पार्क और सेंचुरी में एक कंपैरिजन है कि किसको हम, तो नेशनल पार्क्स नॉर्मली आप देखेंगे कि जैसे कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए खास करके किया जाता है। जैसे आप देखेंगे एमपी में कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, ये ताड़ोबा नेशनल पार्क है, ये सब टाइगर को बचाने के लिए किया गया है। इस तरह से भरतपुर राजस्थान में बर्ड सेंचुरी है, जहाँ पे बर्ड्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो नेशनल पार्क्स नॉर्मली किसी एक सबकी रक्षा तो करता है, लेकिन फोकस किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर उसमें रहता है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क असम में जो है, वहाँ मेनली राइनोसोरस गेंडे की सुरक्षा के लिए उसको किया गया है। तो इस तरीके से इसमें कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स की बात करता है नेशनल पार्क में, जबकि इसमें इन जनरल का एनिमल्स को प्रोटेक्शन की बात करता है। वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य IAS एकेडमी के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है फिर से। अभी हम जो टॉपिक देखेंगे वो है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के बारे में, यानी कि जंगल का बचाव हम किस तरीके से करते हैं, उसके लिए हम क्या क्या मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये बोलता है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि टुवर्ड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डैमेज टू फॉरेस्ट, मतलब पूरे फॉरेस्ट
का में अगर जो डैमेज हो रहा है, वो डैमेज को कैसे बचाने के लिए, उसको डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, चाहे डैमेज नहीं हो या हो गया है तो उसको कैसे हम कंट्रोल करें, इन सब के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनको हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो इसमें हमको पहले जानना पड़ेगा कि किस तरह के डैमेजेस होते हैं और नॉर्मली उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज़ किया जाता है। तो प्रिवेंशन मेजर्स में हम क्या करते हैं कि कैसे हम प्रिवेंट करें कि ताकि डैमेज हो ही नहीं। तो नॉर्मली है कि हम जंगल में अलग अलग जगह पे साइन बोर्ड लगाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं और आसपास के गांव के लोगों के से हम गुडविल बनाते हैं ताकि वो जंगल को नष्ट ना होने दें। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं। और रेमेडियल मेजर्स, जैसे कभी कुछ नुकसान हो गया, जैसे आग लग गया, कुछ डिजीज़ आ गया, पेस्ट आ गया, उसके लिए जो हम कंट्रोल मेजर्स इस्तेमाल करते हैं। राइट्स की जब हम बात करते हैं तो दो तरह का राइट्स नॉर्मली जंगल प्रोटेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। एक है नेगेटिव राइट्स, यानी कि जिसको नहीं करना है, जैसे स्मोकिंग, आग जलाना या रिवर और नदी को डाइवर्शन करना। और पॉजिटिव राइट्स जो है जैसे ग्रेजिंग करना, फ्यूल वुड कलेक्शन करना, जो कि परमिट किया जाता है। और कंटिन्यूअस राइट्स जो राइट्स जो है हमेशा दिया गया है, कंटिन्यूअस दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जंगल में से आने जाना, जंगल के लोग वहाँ जो रहते हैं आसपास में, वो जंगल से आसपास आना जा सकते हैं। और कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि कुछ समय के लिए दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कलेक्शन ऑफ टिम्बर्स फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। मान लीजिए साल में 4 महीना ऐसा समय है जब कलेक्शन के लिए परमिशन दिया गया, बाकी समय नहीं दिया गया, तो वो डिसकंटिन्यूअस राइट्स में आते हैं। तो फॉरेस्ट में ऑफेंस में क्या क्या आता है, तो ऐसे एक्टिविटीज़ जिससे कि फॉरेस्ट के ऊपर नेगेटिव गलत असर पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट को डैमेज करना। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जिससे कोई एक्चुअल लॉस तो नहीं होता है, बट इसको भी उसमें रखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डेड लकड़ियाँ जो है उसको चुनना, या पत्तियाँ जो गिरी हुई हैं उनको चुनना। इसके अलावा एगेंस्ट फॉरेस्ट कंट्रोल, जैसे कि कंट्रोल ये बोला गया है कि भाई इस जगह पे जाना मना है लेकिन वहाँ से आप जा रहे हो, तो इस तरह की एक्टिविटीज़। एंडेंजरिंग फॉरेस्ट को किसी तरीके से नुकसान पहुँचाना, जैसे आग लग जाना या फॉरेस्ट, तो ये सब चीज़ें जो है ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि फॉरेस्ट ऑफेंस के अंदर आती है। तो इसमें प्रोटेक्शन में क्या किया जाता है कि जिस कारण से ये हो रहा है उसको आप कम नहीं होने दो, या डायरेक्ट डीलिंग करो। उन जो लोग ऐसा कर रहे हैं या तो उनके साथ डायरेक्ट डीलिंग करो, या फिर ऐसी माहौल ना होने दो जिससे कि ये चीज़ें हो। तो उसमें फेंसिंग करना भी आता है। फॉरेस्ट को इंजरी कैसे कैसे होती है, मतलब फॉरेस्ट को नुकसान कैसे कैसे होता है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मेनली डिफॉरेस्टेशन यानी कि काटना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से होता है, इलिसिट फेलिंग अवैध कटाई से होता है, इंक्रोचमेंट फॉरेस्ट में इंक्रोच हो रहा है, आसपास के लोग कब्जा कर रहे हैं, डिफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम जंगल का वो ठीक नहीं है, या ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा कटाई हो रही है वहाँ पे, या ह्यूमन इंड्यूस फायर हो रहा है, इंसान की एक्टिविटी के कारण आग वगैरह लग रही है, ड्रॉट, सूखा पड़ गया। ये कुछ नेचुरल लास्ट के जो है ये नेचुरल कारण से, जैसे ड्रॉट, सूखा की वजह से, या बार्क स्कॉर्चिंग, जहाँ पे सनलाइट बहुत तेज़ी से पड़ती है वहाँ की जो पेड़ की छाल जो है वो कभी कभी जलने लगती है, या हेवी रेन हो गया जिससे पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, बहुत आंधी तूफान आ गया, या स्नो से नुकसान पहुँचना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनके द्वारा जंगल को साधारणतः नुकसान पहुँचता है। ग्रेजिंग ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओवर ग्रेजिंग होने से, ज़रूरत से ज़्यादा अगर ग्रेजिंग होता है तो उससे भी नुकसान होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा भी फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जाता है, जैसा कि डियर है, बाइसन है, पिग्स है। ये लोग जो है पेड़ पर अपना सींग वगैरह रगड़ते हैं, उससे पेड़ की छाल को नुकसान होता है। या पिग्स जो है वो जड़ों को खोदते हैं, उसको खाते हैं, तो उससे जड़ को नुकसान पहुंचता है। या फिर एलिफेंट्स है, वो भी आकर के पेड़ पे अपना रगड़ते हैं, कभी अपने आप को बहुत रगड़ते हैं तो पेड़ कभी कभी गिर जाता है, टूट जाता है। मंकीज़ जो है नॉर्मली ये फलों को खा करके सीड को एक जगह से दूसरी जगह फैलने में हालांकि मदद करते हैं, पर ओवर ग्रेजिंग से कभी कभी नष्ट भी करते हैं। तो एनिमल्स के द्वारा भी नुकसान होता है। इसके अलावा पैरासाइट्स जो है वो भी नुकसान पहुंचाते हैं।
पेस्ट एंड डिजीज़ जो है यानी कि इंसेक्ट है, बीमारियां हैं, ये सब चीज़ें हैं जिससे फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचता है। फॉर एग्जांपल मैंने 2-3 एग्जांपल यहाँ दिया है। कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे टिक डिफोलिएटर है, टिक स्क्लेरोनाइजर है, बम्पू इंटरनोड बोरर है, नीम शूट बोरर है, दीमक है, सैंडलवुड लीफ वेबर्स है, सैंडलवुड डिफोलिएटर्स है। ये सब जो है पेड़ को, जंगल को नुकसान पहुँचाते हैं। फॉरेस्ट फायर, जंगल में कभी कभी आग लग जाती है, कभी नेचुरल कारण से, आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी कि बहुत गर्मी के समय, बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाती है उस समय अभी कभी कभी आग लग जाता है, या कभी इंसानी एक्टिविटी की वजह से भी आग लग जाता है, तो उससे भी जंगल को नुकसान होता है। तो आग रोकने के लिए नॉर्मली जो है कभी कभी फायर लाइन बनाया जाता है, यानी कि बीच का एक पट्टी जो है वो काट के साफ़ कर दिया जाता है ताकि जंगल आग एक जगह से दूसरी जगह फैल नहीं पाए, बीच में उसको जलने के लिए कुछ नहीं मिले। तो मैकेनिकल भी करते हैं, कभी कभी केमिकल्स का छिड़काव करके भी उसको करते हैं, आग को रोकते हैं। तो ये सब मेनली आग से बचाव के लिए करते हैं। इसके अलावा इसको जो फायर ब्रेक है उसको नॉर्मली 10 जो पट्टी बीच में साफ़ किया जाता है, नॉर्मली 10 मीटर उसकी चौड़ाई रखी जाती है। इसके अलावा जंगल को नुकसान जो है वो जब हम बीज को लगाते हैं तो उसको बीज में से जो पौधे निकलते हैं उसमें भी बीमारी आती है, तो उसके लिए फंजीसाइड्स का इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर एग्जांपल सीड ड्रेसिंग विथ फंजीसाइड सिरासिन एट द रेट 4.5 ग्राम पर केजी। 1 केजी सीड के लिए 4 से 5 ग्राम फंजीसाइड का इस्तेमाल करना। डैम्पिंग ऑफ जो है ये सबसे ज़्यादा जो प्रमुख बीमारी है जिससे कि नर्सरी जो जंगल की जो नर्सरी है उसको नुकसान सबसे ज़्यादा इसी से होता है। तो इसके लिए फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, बेविस्टिन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और फॉर्मलिन एक केमिकल है जिसका कि ज़मीन नर्सरी बेड में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब से इससे बचाव किया जा सकता है। इस तरह से कुछ बीमारी है जैसे ब्लाइट है, रस्ट है, इसके लिए डायथीन M45 का इस्तेमाल किया जाता है। बेविस्टिन जो है ये पाउडरी मिल्ड्यू नामक बीमारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो कटवर्म जो है वो एक मेजर पेस्ट है। तो कटवर्म जैसे एग्रोटिस इप्सिलॉन है, स्पोरोप्टेरा लिटोरा है, ये सब कुछ ऐसे हैं जो कि पेड़ के जो नया पौधा निकल रहा है उसको काट के नष्ट करते हैं। तो इसके लिए डस्टिंग किया जाता है इंडोसल्फान से। 4% इंडोसल्फान और क्विनोलफॉस ये जो इंसेक्टिसाइड हैं जिनका इस्तेमाल करके इससे बचाव पाया जा सकता है। टर्माइट्स के लिए ड्रेंचिंग ऑफ द बेड बाई क्लोरपायरीफॉस इससे किया जाता है। तो ये मेनली जो हम फॉरेस्ट के जो नुकसान जो होते हैं उनका बचाव के लिए हम इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखेंगे फॉरेस्ट में जो इंजरी होती है एक तो इंसान के द्वारा होती है जैसे डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो गया, फायर हो गया। इसके अलावा एनिमल्स के द्वारा भी इंजरी होती है, इसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट के द्वारा इंजरी होती है। तो ये सब इंजरी के लिए हम जो इंजरीज़ होती है उसके लिए हम इस तरह के मेथड्स का इस्तेमाल उसके बचाव के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो है फॉरेस्ट सर्वेइंग। तो फॉरेस्ट सर्वेइंग में क्या करते हैं, ये बोलता है कि ऑब्जर्वेशंस लेना और मेज़रमेंट करना ऑफ फॉरेस्ट एरिया। जो फॉरेस्ट एरिया होता है उस पूरे एरिया का मेज़रमेंट कैसे हम करते हैं, उस करके उसका एक मैप तैयार करते हैं कि कौन से जगह पे किस तरह के पेड़ लगे हैं, कितना एरिया में लगे हैं, कहाँ पर जंगल में क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो फॉरेस्ट सर्वेइंग में ये सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और एक मैप तैयार किया जाता है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है कि फॉरेस्ट एरिया को डिमार्केट करना, एक पर्टिकुलर एरिया फिक्स करना कि इतने एरिया में हमारा जंगल है। प्रिपेयर प्लांटेशन एंड स्टॉक मैप, उस पूरे एरिया में किस तरह के पौधे लगे हैं, किस जगह पे क्या लगा है उसका एक मैप तैयार करना। इंक्रोचमेंट कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बारे में पता करना और ट्रीटमेंट मैप तैयार करना। ट्रीटमेंट यानी कि फॉरेस्ट में किस जगह पे कब कौन सा ट्रीटमेंट करना है, कहाँ पे थिनिंग करना है, कहाँ पे वीडिंग करना है, कहाँ पे प्रूनिंग करना है, कौन सा ट्रीटमेंट का कहाँ करना है, ग्रोथ के हिसाब से मैप तैयार करना। और रोड्स और रास्ता वगैरह कहाँ से बनेगा ये सब के बारे में तैयार करना। तो सर्वेइंग में हम ये करते हैं। सर्वेइंग का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण जब हम देखते हैं तो मेनली ये 2 क्लासिफिकेशन किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी।
प्राइमरी में जो है सर्वेइंग जो है, प्राइमरी में हम प्लेन सर्वेइंग करते हैं और जियोडेटिक सर्वेइंग, ये दो तरह का करते हैं। और सेकेंडरी में 3-4 प्रकार के हैं बेस्ड ऑन नेचर, मतलब किस चीज़ का सर्वे कर रहे हैं, तो ज़मीन का सर्वे, पानी का सर्वे, इस तरह से मेथड के आधार पर ट्रांसवर्स सर्वे, इसी तरह से ऑब्जेक्ट के आधार पर किस चीज़ का हम सर्वे कर रहे हैं, सॉइल का सर्वे कर रहे हैं या मिनरल का सर्वे कर रहे हैं या आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहे हैं। और बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पर चेन सर्वे है, कॉम्पास सर्वे है, प्लेन टेबल सर्वे है, थियोडोलाइट सर्वे, इस तरह का सर्वे का अलग अलग मेथड्स है। तो नॉर्मली जो है चेन सर्वे एक कॉमन सर्वे है जो कि जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं चेन सर्वे में? एक तो चेन होता है, एक रेंजिंग रॉड होता है, एक लंबा रॉड होता है जिसको लगा के और दूरी को नापा जाता है, टेप, पेग्स, फील्ड बुक जिसमें कि रीडिंग्स को नोट किया जाता है, प्लम, बॉब, सन, क्रॉस, स्टाफ, ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो कुछ चेन सर्वे में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्लेन टेबल सर्वे एक सर्वे है। इसका प्लेन टेबल सर्वे का इस्तेमाल नॉर्मली ब्रोकन, अनइवन और अनड्यूलेटिंग लैंड्स के लिए किया जाता है। और इसमें जो मेथड्स, ब्रोकन मतलब ऐसा ज़मीन जिसमें चेन से सीधा सीधा सर्वे कर पाना जहाँ पे मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर एक एरिया है, बीच में मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा खाई आ गया, इसके बाद फिर जंगल वाला एरिया है जहाँ पे डायरेक्टली हम चेन से नहीं कर सकते, वहाँ पर प्लेन टेबल सर्वे का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो मेथड्स है, उस जो प्लेन टेबल में जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो है रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड और ट्रांसवर्स मेथड, ये सब कुछ मेथड्स हैं जो कि इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चेन सर्वे जो है, जो कॉमनली यूज्ड मेथड्स हैं उसमें सबसे पहले जो है वो चेन सर्वे है। इसके अलावा जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है कंपास सर्वे, चेन कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे और टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे का इस्तेमाल जो है कंटूर मैप बनाने के लिए आता है। कंटूर मैप हम उसको बोलते हैं जो समान ऊंचाई वाले जो पॉइंट्स हैं, समान हाइट वाले पॉइंट्स हैं, उसको कंटूर मैप बोलते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लेवलिंग का यूज़ किया जाता है। इसमें डंपी लेवल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डंपी लेवल एक का इस्तेमाल लेवलिंग किया जाता है। इससे एलिवेशन जो है वो अलग अलग पॉइंट्स की ऊँचाई को इससे निकाला जाता है। तो ये कुछ सर्वे हैं जो कि मेनली जंगल में किए जाते हैं। तो सर्वे करने के बाद जब इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जाता है तो उसके आधार पर एक जंगल का मैप तैयार किया जाता है। तो मैप जो नॉर्मली जंगल के मैप जो बनाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर मैंने उनका लिस्ट दिया है, जैसे रेफरेंस मैप, एडमिनिस्ट्रेटिव मैप, सॉइल का मैप, फॉरेस्ट टाइप, किस एरिया में कैसा फॉरेस्ट है, वर्किंग प्लान का मैप, प्लांटेशन का मैप, फायर का मैप, स्टॉक का मैप। तो ये अलग अलग कुछ मैप्स है जिनका जो कि सर्वे के बाद तैयार किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव मैप में किस जगह पे कितना एरिया है, कहाँ पे कौन सा लोग कहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं, कितना ब्लॉक्स हैं उसमें जंगल में, ये सब चीज़ का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप में इसको दिखाया जाता है। इसी तरह से फॉरेस्ट टाइप मैप में किस एरिया में किस तरह का जंगल है, कहाँ घना है, कहाँ कम है, कहाँ पर फेलिंग किया हुआ है, कहाँ वेस्टलैंड है, ये सब का जो डिटेल फॉरेस्ट मैप में बताया जाता है। जो नेक्स्ट चीज़ हम देख रहे हैं वो है फॉरेस्ट इकोलॉजी। तो फॉरेस्ट इकोलॉजी हम किसको बोलते हैं? तो इकोलॉजी बोलता है कि ये रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स विथ इन्वायरमेंट। मतलब जो कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी जीवित प्राणी जो है वो अपने वातावरण के साथ किस तरीके से रिलेटेड है, कैसे उसका इंटरेक्शन होता है, वहाँ से उसको क्या मिलता है, वहाँ वो क्या देता है, इन चीज़ों का अध्ययन जब जिस विषय में हम करते हैं उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। तो जब हम फॉरेस्ट के संदर्भ में इसका अध्ययन करते हैं तो उसको फॉरेस्ट इकोलॉजी बोला जाता है। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम है कि लिविंग थिंग्स के साथ उसका इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम में दो चीज़ें हो गई, एक है बायोटिक, एक है एबायोटिक। मतलब एक जो है लिविंग थिंग है और एक उसका एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, जो गैस वगैरह है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, या जो पानी है उसके आसपास में, तो वो उस एबायोटिक कंपोनेंट में आता है। तो फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है वो एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। और इसमें एक दो टर्म है जिसको हम देखेंगे, जैसे स्पीशीज़ हम किसको बोलेंगे? तो स्पीशीज़ हम उन ऑर्गेनिजम्स को के समूह को हम स्पीशीज़ बोलते हैं जिसमें कि इंटरब्रीडिंग हो सकता है, उनमें आपस में मेटिंग हो सकता है और उससे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगा, मतलब वो भी आगे चल के फिर से नई पीढ़ी को जन्म दे सकता है।
तो उसको हम स्पीशीज़ बोलते हैं। इसी तरीके से पॉपुलेशन बोलता है कि ऑल मेंबर्स ऑफ ए सिंगल स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ की, एक जाति के वो सारे सदस्य जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं उनको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। एक टर्म और आता है होम्योस्टैसिस, जो बोलता है कि एबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम टू मेंटेन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्टेबिलिटी, मतलब इकोसिस्टम कैसे अपने आप को बनाए रखता है, जो उसमें जो संसाधन है वो कैसे अब बने रहते हैं, उनका इस्तेमाल भी होता है और वो पैदा भी होते हैं, तो उसको होम्योस्टैसिस बोला जाता है। तो जैसा कि हम देखें कि फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम होता है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। एबायोटिक में जो वाटर एयर जो आसपास रहता है वो आता है, और बायोटिक में जो है जो लिविंग थिंग्स आते हैं, तो उसको 3 भाग में बांटा गया है। एक है प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर और एक डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो कि पैदा करते हैं, इसमें मोस्टली ऑटोट्रॉप्स आते हैं, यानी कि प्लांट्स आते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड तैयार करते हैं। कंज्यूमर जो इनको कंज्यूम करते हैं, तो इनको हेट्रोट्रॉप्स भी बोला जाता है। तो इसमें मेनली 2-3 तरह के आते हैं। हार्बीवोर्स जो कि पेड़ को खाते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। और इसके अलावा डेड बॉडी के ऊपर फीड करने वाले जो है वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, जो कि डेथ होने के बाद उसके ऊपर अपना भोजन लेते हैं। और एनर्जी जो कि जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉप्स जो है वो सनलाइट की एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जब फिर उसको हार्बीवोर्स खाता है तो वही एनर्जी हार्बीवोर्स प्लांट से हार्बीवोर्स में आता है। जब उसको कार्निवोर्स खाता है तो वही एनर्जी उससे वहाँ ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो इस तरह से एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, इसको हम एनर्जी फ्लो बोलते हैं। हाँ, जब हम ये डिफरेंट लेवल के एनिमल्स को जब हम एक ग्राफिकल यानी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उनका करते हैं, तो उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट लेवल, यानी कि कंज्यूमर लेवल पे कौन है, प्रोड्यूसर लेवल पे कौन है, टॉप कंज्यूमर में कौन है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम बोलते हैं। तो पिरामिड नॉर्मली 3 तरह का होता है, एक पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर यानी कि संख्या के आधार पर प्रोड्यूसर की संख्या कितनी है, कंज्यूमर की संख्या कितनी है, प्राइमरी कंज्यूमर कितने हैं, इस आधार पर पिरामिड को बनाया गया है। तो हम फोटोग्राफ्स देखेंगे तो हमको ये क्लियर हो जाएगा। इस तरह से बायोमास मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कुल बायोमास कितना होता है, जो कंज्यूमर है उनका बायोमास कितना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है उनकी संख्या ज़्यादा होती है। जैसे पेड़ हैं या प्लांट्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी संख्या नॉर्मली ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे उस प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर वो नॉर्मली घटता जाता है। तो पिरामिड जो है नॉर्मली अपराइट पिरामिड होता है। तो अपराइट पिरामिड मतलब इस तरह का जो पिरामिड है इसको अपराइट हम पिरामिड बोलते हैं। और कभी कभी रिवर्स पिरामिड भी देखने को मिलता है, उसको भी हम देखेंगे। तो ये एक पिरामिड है जिसमें आप देख सकते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स बोला गया है। ये प्रोड्यूसर सबसे नीचे हैं जो कि ग्रासेस या प्लांट्स हैं, तो इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इनको सबसे ज़्यादा इसलिए इनको नीचे दिखाया गया है। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जो कि इनको कंज्यूम करते हैं, तो इनकी संख्या इनसे कम होती है। फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जो इनको खाते हैं, तो इनकी संख्या और कम होती है। और लास्ट में जो है टॉप कंज्यूमर है जो कि उनको अपना भोजन बनाते हैं। तो संख्या के आधार पर देखेंगे तो प्रोड्यूसर की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो ये नीचे हैं, और टॉप कंज्यूमर सबसे ऊपर है, इनकी संख्या सबसे कम है। तो ये जो पिरामिड है ये एक अपराइट पिरामिड है, और ये संख्या के आधार पर बनाया गया है। इसी तरीके से हम और एक और पिरामिड देखेंगे। ये बायोमास का पिरामिड है, यानी कि वज़न के आधार पर बनाया गया है कि किस लेवल के चीज़ों की का वेट कितना रहता है। तो इसमें हम देखेंगे जैसे ये लैंड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर जो है उनकी मात्रा भी ज़्यादा होती है और उनका वेट, टोटल वेट भी सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हार्बीवोर्स हैं उनका संख्या इनसे कम होता है, उनका वेट भी कम है। तो ये धीरे धीरे ऐसा अपराइट होता गया है। लास्ट में कार्निवोर्स की संख्या सबसे कम है, तो इनका वेट भी सबसे कम होता है। तो ये इस तरह का पिरामिड बनता है। लेकिन अगर हम वाटर एक्वा इकोसिस्टम में जाएंगे तो वहाँ पर जस्ट उल्टा है। जो प्रोड्यूसर है उनका साइज़ सबसे छोटा होता है, उनका वेट सबसे कम होता है।
तो और उसके ऊपर अगर देखें हार्बीवोर जो इनको खाते हैं उनका साइज़, जो फिशेज़ होते हैं मेनली, उनका साइज़ इससे बड़ा होता है। और अल्टीमेटली इनको खाने वाले जो हैं, जो कार्निवोर है, शार्क वगैरह है, इनका साइज़ सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये पिरामिड जो है ये इन्वर्टेड पिरामिड बनता है, तो ये जस्ट इसका उल्टा होता है। तो बायोमास का जो पिरामिड है वो अगर लैंड में हम देख रहे हैं तो लैंड में ये अपराइट होता है, और एक्वाटिक सिस्टम में ये रिवर्स पिरामिड बनता है। जब हम एनर्जी फ़्लो की बात करते हैं कि एनर्जी कहाँ से कहाँ कैसा फ़्लो करता है, तो नॉर्मली देखा जाता है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड लेवल कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर, सब में 10% के हिसाब से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। जैसे यहाँ अगर 100% एनर्जी इसको मान लिया जाए, तो इसको जब ये खाएंगे तो इसका 10% ही इनको मिलेगा, उसका फिर और 10%, तो 10% का 10% यानी कि 1% ही इन तक पहुँचता है। फिर उसका 0.1% यहाँ पहुँचा है, फिर यहाँ और 0.1% पहुँचा है। बाकी एनर्जी जो है वो जब ट्रांसफ़र के दौरान हीट के फॉर्म में, शरीर में जो रिएक्शंस होते हैं उसके दौरान हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो एनर्जी का जो फ्लो है वो उसका पिरामिड भी ऐसा अपराइट पिरामिड है, और उसमें जो ट्रांसफ़र होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में वो सिर्फ 10% का ट्रांसफ़र होता है। जो यहाँ मैंने कुछ प्लांट कम्युनिटीज़ के बारे में दिया है कि जो एक्वाटिक प्लांट कम्युनिटीज़ किस तरह के प्लांट पाए जाते हैं। जैसे फ्रेश वाटर में जो प्लांट हैं वो प्रोड्यूसर जो हैं जिनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, इसका कुछ एग्जांपल्स है डायटम, डेस्मिड, ब्लू ग्रीन एल्गी। इस तरह से कुछ सीड प्लांट्स भी होते हैं, आइकॉर्निया, निम्पिया, ये सब कुछ प्लांट्स हैं। इस तरह से मेराइन जो इकोसिस्टम है, मेराइन जो प्लांट्स है वो पूरे अर्थ का 3/4 सरफेस वो कवर करते हैं। इस तरह से इस्ट्यूरियन एक कम्युनिटी है जिसमें वो प्लांट्स आते हैं जो कि ट्रांजिशन फेज़ में पाए जाते हैं, यानी कि वो फ्रेश वाटर और मेराइन के बीच में जहाँ पर दोनों का कांटेक्ट है, जैसे मुहाना वाला एरिया है वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ट्रांजिशन जोन में इन्हें पाए जाते हैं। तो इसमें नॉर्मली सी वीड्स आते हैं, सी ग्रासेस आते हैं, हेलोफाइट्स आते हैं, जैसा कि हम मैनग्रोव्स में देखे थे, सुंदरबन वाला एरिया में जो पाए जाते हैं वो सब इसमें आते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे होते हैं जो टेरिस्ट्रियल कम्युनिटीज़ होते हैं, जो ज़मीन के ऊपर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जो कि मेनली लैंड प्लांट्स होते हैं। और इसके कई एग्जांपल्स हैं, जैसे टुंड्रा, सवाना, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब जो है इसके टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं। और इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है जिसको कि हम बायोम बोलते हैं। तो बायोम्स जो है वो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम के अलग टाइप्स हैं, जैसे टुंड्रा है, सवाना है, ये सब हैं। इसमें एक टर्म है रेन फॉरेस्ट, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक बायोम होता है। तो रेन फॉरेस्ट वाला जो एरिया है उसके लिए एक टर्म यूज़ किया गया है, उनको लंग ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि पूरे वर्ल्ड का जो है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो काफ़ी ऑक्सीजन, उनको लंग ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। तो ये एक फ़ोटोग्राफ है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के बायोम्स वर्ल्ड में किस तरह के कहाँ हैं। तो जस्ट एक आइडिया देने के लिए, तो ये वाले जो हैं वो मेनली ड्राई एरियाज़ हैं, जो रेड से दिखाया गया है ये ड्राई एरियाज़ हैं। और ये वाले जो हैं वो मेनली आर्कटिक एरिया के हैं, जैसे टुंड्रा एरिया के बायोम्स हैं वो हैं। तो ये जस्ट एक आइडिया देने के लिए मैंने आपको दिया है। और प्लांट्स में कुछ मेकनिज़म्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल ड्रॉट एरिया में जो है स्टोमाटा का मेकनिज़म देखा गया है कि स्टोमाटा का ओपनिंग क्लोजिंग नॉर्मली रात में होता है, दिन में खुलता नहीं है, जिससे कि वाटर लॉस कम हो जाए। इस तरह से फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी उस प्लांट में, ड्राई के प्लांट में ज़्यादा होती है। उनके सेल में लिपिड का डिपोजिशन पाया जाता है। और रूट शूट का रेशियो अगर देखेंगे तो रूट ज़्यादा नीचे तक जाता है, ज़्यादा लंबा होता है, जिससे कि वो पानी नीचे से भी ले सकता है। और कुछ मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस भी उसमें मिलते हैं, मतलब उनके लीफ का एंगल इस तरह का होता है कि धूप डायरेक्ट उसमें ना पड़े तो वाष्पीकरण कम होगा, लीफ का सरफेस एरिया घट जाता है। इसके अलावा उसमें जर्मिनेशन बहुत जल्दी हो पाता है। तो ये सब कुछ एडाप्टेशंस हैं जो कि पौधा अपने आप को ड्रॉट कंडीशन में अपने आप को ढालने के लिए करता है।
इसी तरह से हाइड्रोफाइट्स के अगर हम देखें जो जलीय एरिया में पाए जाते हैं तो उसमें स्टोमाटा मोस्टली खुला रहता है, लीफ उनके फ्लैट होते हैं और स्टोमाटा उनका अपर साइड में होता है ताकि गैस का एक्सचेंज हो सके। नीचे अगर पानी से डूबा रहेगा तो नीचे वाले एरिया से गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। इस तरह से वहाँ का रूट सिस्टम उनका कुछ स्पेसिफिक टाइप का रूट पाया जाता है जिसको न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, जो कि पानी में भी ऑक्सीजन को ले सकते हैं। ये पानी से ऐसे निकले रहते हैं जो ऊपर से ऑक्सीजन को ले सकते हैं। इनका क्यूटिकल जो है यानी कि सेल वॉल में क्यूटिकल जो होता है वो थोड़ा थिन होता है, पतला होता है, जिससे कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं और इनका सेल का स्ट्रक्चर भी थोड़ा लेस रिजिड होता है जो कि इनको पानी के कंडीशन में रहने में मदद करता है। तो ये कुछ एडॉप्टेशंस हैं जिसके जो कि अलग अलग परिस्थितियों में प्लांट को ढालने में मदद करते हैं। और इसमें एक और टर्म है जो कि बताना चाहूँगा मैं, जिसको एथनोबॉटनी कहते हैं। तो एथनोबॉटनी बोलता है कि स्टडी ऑफ प्लांट्स विद देयर प्रैक्टिकल यूज़ थ्रू ट्रेडिशनल नॉलेज। मतलब ट्रेडिशनली प्लांट का जो इस्तेमाल लोग पहले करते आते थे, जब साइंस का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो ट्रेडिशनली लोग प्लांट को जिस तरीके से इस्तेमाल करते थे उसका जो नॉलेज है उसको इथनोबॉटनी बोला जाता है। तो ये लोकल कल्चर और पीपल से साधारणतः संबंधित है। तो इसमें यूज़फुल प्लांट्स जो कि कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जब होने लगा उससे पहले प्लांट का यूज़ क्या होता था उसके बारे में ये बात करता है। इथनोबॉटनी का जो इम्पोर्टेंस है वो मेनली 4-5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो ये टेक्निकल यूज़, प्लांट का टेक्निकल यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसके नॉलेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये अननोन प्लांट्स जो कि ट्राइबल लोगों को जो जानकारी है या जंगल के लोगों को जिसकी जानकारी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये कई ड्रग्स का सोर्स होता है, इसमें कई चीज़ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका इस्तेमाल दवाई के रूप में किया जाता है और ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। तो इथनोबॉटनी इसी के बारे में बात करता है। कुछ टर्म्स है जो आप जिसको मैं बताना चाहूँगा, जैसे फ्लैगशिप स्पीशीज़ है। एक जंगल में फ्लैगशिप स्पीशीज़ हम उसको बोलते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के सुरक्षा से संबंधित है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उस एनवायरनमेंट के मेंबर के तौर पे कि इसको बचाने से वो एनवायरनमेंट जो है वो बचेगा। वो जो है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को कंजर्वेशन के लिए उस स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में टाइगर को रिप्रेजेंट किया गया है कि जंगल बचाने के लिए। तो फ्लैगशिप स्पीशीज़ जंगल के लिए इंडिया में टाइगर एक एग्जांपल है कि टाइगर बचेगा तो जंगल बचेगा, टाइगर नहीं बचेगा तो जंगल नहीं बचेगा। इसी तरह से जायंट पांडा चाइना में, माउंटेन गोरिल्ला और अफ्रीकन एलिफेंट ये अफ्रीका में, ये इनको फ्लैगशिप स्पीशीज़ के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है कि इनको आप बचाइए तो वो इकोसिस्टम जो है वो भी बचा रहेगा। इसी तरह से की स्टोन स्पीशीज़ एक टर्म है, ये बोलता है कि उन स्पीशीज़ के बारे में बात करता है कि जिनके रहने से या न रहने से दूसरे स्पीशीज़ के अस्तित्व के ऊपर असर पड़ता है, उनको की स्टोन स्पीशीज़ बोला गया है। तो एटलीस्ट उसके रहने से किसी दूसरे एक स्पीशीज़ के ऊपर उसका असर पड़ता है। इसी तरह से फाउंडेशन स्पीशीज़ एक स्पीशीज़ बोला गया है, एक डोमिनेंट प्राइमरी। नॉर्मली फाउंडेशन स्पीशीज़ किसको बोला जाता है कि किसी भी एक सिस्टम में जो मेन प्रोड्यूसर होता है, यानी कि पेड़ पौधे जो मेन पेड़ पौधे जो वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको फाउंडेशन स्पीशीज़ बोला गया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कीस्टोन स्पीशीज़ को हम टाइगर को भी मान सकते हैं एक इकोसिस्टम में। अगर टाइगर जाएगा तो टाइगर अगर अवेलेबल है, स्वस्थ है, मतलब बाकी सारी स्पीशीज़ भी वहाँ पे स्वस्थ हैं, अवेलेबल है, वो भी सुरक्षित हैं। तो इस तरह से की स्टोन स्पीशीज़ उसको बोलते हैं। इसी तरह से इंडिकेटर स्पीशीज़ एक ऐसी स्पीशीज़ को बोला गया है जो कि इंडिकेट करता है कि बाकी कई और स्पीशीज़ हैं या नहीं है, या ठीक हैं कि नहीं है। तो ये इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सेट ऑफ अदर स्पीशीज़। तो एक स्पीशीज़ अगर वहाँ पे मौजूद है तो ये इंडिकेट कई और स्पीशीज़ के बारे में भी इंडिकेट करता है जो कि वो भी वहाँ, इसका मतलब वो सब भी वहाँ पे होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पॉटेड आउल जो है एक इंडिकेटर स्पीशीज़ है। क्योंकि इसको क्यों इंडिकेटर स्पीशीज़ माना गया है, क्योंकि ये जो है ये स्क्विरल, इसका मेन फूड जो है वो स्क्विरल है। जंगल में एक स्क्विरल होता है, फ्लाइंग स्क्विरल, तो इसका मेन फूड फ्लाइंग स्क्विरल है। तो अगर आउल वहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब
वो स्क्विरल भी मौजूद है तभी ये वहाँ पे पाया जा रहा है, इसका फूड अवेलेबल है तो ये वहाँ पे मिल रहा है। इसी तरह से फ्लाइंग स्क्विरल जो है वो ट्रफल मशरूम के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका मेन फूड ट्रफल मशरूम है। तो अगर वहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल मिल रहा है मतलब ट्रफल मशरूम भी होगा। तो ये इस तरह से इंडिकेट करता है एक स्पीशीज़ से हम दूसरे स्पीशीज़ के एबिलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं वो है कि नहीं है। और इसी तरह से एक अम्ब्रेला स्पीशीज़ की बात कहा गया है, ये बोलता है कि एक स्पीशीज़ दैट इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट्स ऑल अदर स्पीशीज़ इन द वाइल्ड, इसको अम्ब्रेला स्पीशीज़ बोला गया है। तो ये इट इज़ ए स्पीशीज़ ऑफ विच कास्ट एज अम्ब्रेला ओवर अदर स्पीशीज़, ऐसा बोल रहा है। तो फॉर एग्जांपल टाइगर को अम्ब्रेला स्पीशीज़ का एग्जाम्पल माना गया है कि अगर टाइगर अवेलेबल है तो एनिमल दैट आर आइडेंटिफाइड एज अम्ब्रेला स्पीशीज़ विद इन द इकोसिस्टम टेंड टू हैव लार्जर रेंज, इनका रेंज बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल टाइगर को अगर हम देखेंगे तो पूरे जंगल का एरिया एक एंड से दूसरे एंड वो ट्रैवल करता रहता है, घूमता रहता है। और अगर टाइगर उस वहाँ जंगल में सुरक्षित है मतलब टाइगर की मात्रा पर्याप्त है, मतलब उसका फूड भी अवेलेबल है, मतलब डियर्स वगैरह भी वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है, मतलब उनका भी फूड वगैरह सब अवेलेबल है, वो भी हेल्दी और स्वस्थ हैं। तो ये एक इंडिकेट करता है कि बाकी स्पीशीज़ की हालत वहाँ पे कैसी है। तो इसका भी एग्जांपल टाइगर को लिया गया है। तो जब टाइगर सर्वाइव कर रहा है वेल, तो दूसरे स्पीशीज़ की इसका मतलब वहाँ पे अच्छी तरह से सर्वाइव कर रही हैं। तो ये अम्ब्रेला स्पीशीज़ का एग्जांपल है।